गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग्स। आप 50,000 रुपये नहीं कर सकते, आप शायद 5,000 कर सकते। हम बात करें लेट्स से रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो क्या है जो सही है, क्या है जो गलत है? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने पेंशन फंड शुरू किया एट द एज ऑफ 58, ही हैज जस्ट 2 years टू रिटायरमेंट, सो जाहिर है उनकी टेंडेंसी होगी कि मुझे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आई कीप माई मनी इन द मनी मार्केट। लेकिन कोई 23-24-25 साल की एज पे काम शुरू कर रहा है, लॉन्ग वे टू गो, एटलीस्ट 25 years टू रिटायरमेंट, राइट? तो उसके लिए शायद सजेस्टेड ये है कि वो एंड व्हाट इफ समबडी इज डेड? एक खुदा ना करे किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिटायरमेंट। ओके। और या तीसरा ये है कि खुदा ना करे किसी की death, तो वो भी कंसिडर की जाती है रिटायरमेंट। व्हाट इज URSF एंड AIRSF? URSF is UBL Retirement Saving Fund, which is our conventional pension fund. Okay. AIRSF is a And tell me about the account opening, because let's say somebody is interested and they want to go for it. कितना टाइम लगता है, कितना Yeah. सरदर्द है? So welcome back to another episode with Mr. Zishan. you. और हमने बात की थी लास्ट एपिसोड में म्यूचुअल फंड्स पे, और अब हम बात करेंगे VPS पे और जानेंगे कि ये क्या भला है। हाँ, तो VPS को आप पेंशन फंड कह लें। Voluntary हम जो pension अभी fund. ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, तो US में एक प्रोडक्ट है विच इज़ 401k, विच इज़ सॉर्ट ऑफ, आप समझ लें उनका एक पेंशन प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद US के लॉन्च हुआ 2006 में। आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें, तो होता ये है कि पाकिस्तान में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाँ उनको नॉर्मली कंपनीज जो है ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स की फॉर्म में या तो प्रोविडेंट फंड ऑफर करती हैं, ग्रेजुएटी। हाँ अच्छा, आमतौर पे व्हेन यू लीव योर कंपनी और योर एम्प्लॉयर, आपको प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी मिल जाता है एज लम सम, जिस पीरियड तक आपने काम किया होता है। और हाँ, सही आमतौर है। पे टेंडेंसी है कि आप वो पैसे खर्च कर देते हाँ हैं। और बल्कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बात करते हुए कि जी जॉब चेंज हो रही है तो लमसम मुझे ग्रेजुएटी और PF के इतने पैसे मिलेंगे, तो दैट्स द प्लान। हाँ सो अगर आप 5-6 साल एवरेज एक एम्प्लॉयमेंट करते हैं और आप 30-35 ईयर्स आपकी वर्किंग लाइफ है, तो आपकी जो आखिरी एम्प्लॉयमेंट होगी वो 5-6 साल होगी बिफोर योर रिटायरमेंट, और आपको जो ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड मिलेगा वो 5-6 साल की का ही मिलेगा। ठीक है, एंड देन व्हेन यू रिटायर, सही है। राइट, एंड नाउ एड ऑन टू द फैक्ट कि हमारा सोशल फैब्रिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो वो जो जॉइंट फैमिली थी कि आपके पास एक फॉल बैक प्लान होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहरों में तो एटलीस्ट वो सही है। कम होता जा रहा है। हाँ तो जब वो आप रिटायर होंगे तो आपके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, लेकिन आपकी एक्सपेंसेस तो वहीं खड़े होंगे। ठीक है। शायद मेडिकल बिल ज़्यादा हो रहे होंगे, आपको डे टू डे घर के रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए होंगे, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट चाहिए होगा, एंड सो ऑन एंड सो। ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं है, तो जो पेंशन फंड है वो एक्चुअली उसका आंसर है। ओके, सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, जैसे मैंने कहा US में 401k है। सही है। तो वॉलंटरी पेंशन स्कीम जो आप कह रही थी, उसको हम आम जबान में पेंशन फंड कहते हैं। वो है ये कि आप हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट करती रहें, बिकॉज इट्स वॉलंटरी। आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप ज़रूरी हर महीने करें। हाँ वाइल वी वुड रिकमेंड कि आप उसमें रेगुलर कंट्रीब्यूट करें, बट दैट्स योर चॉइस बिकॉज इट्स वॉलंटरी। जब आपको सहूलत हो आप उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें, ठीक है। बिकॉज ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स का एक प्रोडक्ट है। और आप जानती हैं कि हमारे यहाँ अभी बहुत केसेस में ये टेंडेंसी है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लोग इतना सोचते नहीं हैं। हाँ तो गवर्नमेंट ने इसमें आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए एक इंसेंटिव दिया, ओके विच इज़ अ टैक्स बेनिफिट और अ टैक्स क्रेडिट। ओके लेट मी गिव यू वन एग्जांपल जिससे आप शायद समझें। ठीक है। आप किसी ऐसे प्रोफेशनल की एग्जांपल ले लें जो तकरीबन 2 लाख रुपए महीना सैलरी से कमाता है। ठीक है, तो 24-25 लाख रुपए की उसकी साल की इनकम है, सही है। राइट। उसका जो टैक्स रेट है आज वो अराउंड 10% है ऑन दिस सैलरी इनकम रफली। तो वो 2.5 लाख रुपए आउट ऑफ 2.5 मिलियन ईयर, 2.5 लाख रुपए जो है वो उसका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। आपका मेरा भी डिडक्ट होता है, तो हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो रहा है। सही तो है। इस पर्टिकुलर केस में जैसे मैंने कहा कि 2.5 लाख रुपए ठीक के है। आसपास जो है वो टैक्स उसका डिडक्ट हो रहा है। सही है। इंसेंटिव उसको ये दिया है कि वो अपनी इनकम का विच इज़ 2.5 मिलियन का 20% सही है। तक पेंशन फंड में हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर मेकिंग 2.5 मिलियन, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 लाख रुपए ईच ईयर इनटू पेंशन फंड।
वो 5 लाख इज़ द मैक्सिमम। आप चाहें तो कम भी कर सकें, लेकिन अज्यूमिंग आपने 5 लाख रुपए पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया, तो जो आपका टैक्स है, जो अभी 10% के हिसाब से बन रहा था 2.5 लाख रुपए, वो कम होके हो जाएगा 2 लाख रुपए। ओके, विच मीन्स कि जैसे ही आपने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, ठीक है, 5 लाख रुपए विच इज़ योर कंट्रीब्यूशन, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10% विच इज़ योर टैक्स रेट, ठीक है, 50,000 रुपए या 51,000 बनता है, वो आपका टैक्स सेव हो जाएगा स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर सैलरी। ओके, उतना ही आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी का टैक्स कम डिडक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव ये दिया कि एज यू राइटली सेड लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, उसको में आपको थोड़ा इंटाइस करने के लिए आपको इंसेंटिव ये है कि जैसे ही आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो आप टैक्स अपनी तनख्वाह पे डिडक्ट करवा रही हैं वो टैक्स कम हो जाएगा। वाओ, ग्रेट, नाउ द फॉर्मूला इज सिंपल। एनीवन हु हैज़ अ सैलरी इनकम और अ नॉन सैलरीड इनकम, ठीक है, ठीक है, अब आप अपने जहन में अपनी सैलरी इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ये कर लेते हैं कि आपकी एनुअल इनकम इज 10 मिलियन रुपीज़, ओके, यानी 8.5 लाख रुपए अ मंथ होती है एवरेज, ठीक है। हाँ, यू कैन इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ योर इनकम विच इज़ 2 मिलियन रुपीज़ इनटू पेंशन ईच ईयर। तो आप चाहें तो इस साल 20 लाख रुपए पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते ओके, ओके, हैं। अब वो लमसम करना चाहें आप 20 लाख तो भी आप कर सकती हैं। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो वो भी आपके पास चॉइस है। अगर आपने 20% किया फॉर एग्जांपल, तो 20 लाख रुपए हो गया। तो आप जो सैलरी पे टैक्स दे रही हैं, जितना भी दे रही हैं, वो टैक्स 20% से कम हो जाएगा। ओके, ओके. और उसके लिए आपको But we have to also incorporate young people, right? Let's say young professionals who have an on average salary of 100,000. ठीक है, यानी कि आप कह रही हैं 12 लाख रुपए हो गया तकरीबन, ठीक है, ऐसे सही तो है। उस एग्जाम्पल को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग वुड बी यंग प्रोफेशनल। ओके, देखिए एक जो आपका क्वेश्चन है कि यंग प्रोफेशनल्स स्टार्ट करते हैं, एक तो टेंडेंसी कम होती है सेविंग्स की और लॉन्ग टर्म सेविंग्स की, तो बहुत बिकॉज वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा हम एक नॉर्मल एवरेज इंसान से शायद थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप कितना सेव करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट ये आप किस फ्रीक्वेंसी से शेयर करते हैं। लोगों को ना हैबिट नहीं होती सेविंग, तो आपको देखें किसी भी चीज़ की अगर आदत हो जाए ना तो देन यू गेट यूज्ड टू इट। तो हम आपको क्या सजेस्ट करते हैं, इफ़ यू आर अ यंग प्रोफेशनल यू मेकिंग 100,000 रुपीज़, आप 50,000 रुपये नहीं कर सकते, जाहिर है आपकी एक्सपेंसेस हैं, आप शायद 5,000 कर सकते, बट गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग्स। ओके, सो द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग ईच मंथ, फिर ना आपकी आदत हो जाएगी, फिर यू विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एवरी मंथ, वो फिर इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो पहली बात हमने की थी ना कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी कोई चीज़ है। हर महीने आपका प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट ऐड होगा इनटू योर 5,000, अगले महीने या अगले दिन फिर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो अक्यूमुलेटेड बैलेंस में मिलेगा। तो एक तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। दूसरा ये है कि वो आज 1 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो वो जो भी सैलरी पे टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स 20% से कम हो सकता है स्ट्रेट अवे। तो अगर मिसाल के तौर पे उनका 10,000 रुपये महीना टैक्स कट रहा है या 8,000 रुपये महीना टैक्स कट रहा है, तो वो 20% से कम होके 6,500 रुपये हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। इसका जो फॉर्मूला है ना फॉर योर ऑडियंस वो बड़ा सिंपल है। आप अपने जहन में अपनी इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, वो लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, जो भी है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, तो यू गेट टू योर एनुअल इनकम। सही है। तो जो भी एनुअल इनकम है उसका 20% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आप उतना पेंशन फंड में हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। दैट्स द बेसिक मैथ्स फॉर एवरीवन, योर एनुअल इनकम टाइम्स 20%। ठीक है, सही है। ऑन अ डिफरेंट स्केल आप ये जहन में रख लें कि आपकी जितनी इनकम है उस पर आप टैक्स कितना देती हैं। वो आपको जो आपकी HR से जो पेरोल की सैलरी स्लिप आती होगी उस पर लिखा पता चल जाएगा। 50,000 है महीना, लाख रुपए टैक्स है, 20,000 है, वो टैक्स 20% से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप लाख रुपए महीना टैक्स पे कर रही हैं तो वो 80,000 हो जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपए टैक्स दे रही हैं तो वो 4 लाख 20% से कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द इंसेंटिव एज पर लॉ टू इंसेंटिवाइज यू टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है। एज आई सेड इट्स नॉट ऑब्लिगेशन ऑन यू कि एक दफ़ा आपने कर लिया तो आपको अगले महीने करना ज़रूरी है, अगले साल करना ज़रूरी है। जितना आपने कर लिया उस पर आपको रिटर्न वैसे ही मिलेगा जैसे किसी म्यूचुअल फंड में मिलता है, जो हम पिछले एपिसोड में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके।
पेंशन फंड में भी आपके पास एग्जैक्टली वही ऑप्शन है। आप चाहें तो मनी मार्केट में कर लें, आप चाहें तो इनकम। अच्छा, पेंशन फंड के अंदर भी देयर आर ऑप्शंस। अच्छा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप अपना करियर स्टार्ट कर रही हैं, आपने कहा जी मैं तो बहुत थोड़े पैसे डाल रही हूँ एंड आई हैव से 30 years टू रिटायर, आई हैव द एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, ठीक है। देन यू विल स्टार्ट पार्किंग इनटू स्टॉक फंड। ओके ओके। विद इन पेंशन भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप स्टॉक फंड में कर लें। इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, ठीक है। नंबर 1, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। तो ये आपका जो चॉइस है इक्विटी का या फिक्स्ड इनकम का या मनी मार्केट का फॉर दैट मैटर, इट्स नॉट अ वन टाइम राइट, इट्स अ परपेचुअल राइट। अच्छा, ठीक है। मीनिंग कि आपको 3 महीने बाद लगे नहीं यू शुड बी मोर इनटू इक्विटी और लेस इनटू इक्विटी। सही है। सो आप विदाउट एनी कॉस्ट एंड विदाउट एनी स्विच कर सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। और जो salaried, this is not just for salaried individuals, right? Anybody from anywhere can invest. लेकिन स्टार्टिंग की एक और ये बड़े मजे का सवाल है कि is there a minimum amount required to start investing? जी, देखिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहाँ पे आपको मिनिमम मिलियंस उस तरह की चाहिए, राइट? तो रियल एस्टेट जैसे आपने खुद बात की थी पिछले एपिसोड में, तो यू नीड सीरियस मनी टू गेट इनटू रियल एस्टेट। म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड की जो वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, द टिकट साइज और द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज वेरी स्मॉल। ओके। कुछ फंड्स में वो 5,000 रुपये होता है, कुछ फंड्स में वो 1,000 रुपये। अच्छा, राइट? सो इट्स सच अ नेग्लिजिबल अमाउंट टू स्टार्ट ऑफ विद, बिकॉज idea is to create a bigger pool from smaller amounts, right? Number 1. Number 2, दूसरा ये कि आपको थोड़ा फायदा ये हो जाता है कि विद स्मॉलर अमाउंट ना आपकी लर्निंग भी शुरू हो जाती है एंड यू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ सेविंग्स। ठीक है। बहुत छोटी अमाउंट से 5,000 रुपये इन मोस्ट केसेस is the contribution amount. Interesting. And what is URSF and AIRSF? So हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि हमारी एक सब्सिडरी है अल-अमीन। हमारे जितने शरिया कंप्लाइंट फंड्स होते हैं वो अल-अमीन के नाम से मार्केट होते हैं, राइट? ठीक है। URSF is UBL Retirement Saving Fund, which is our conventional pension fund. Okay. AIRSF is a Al-Amin Retirement Saving Fund, which is a Sharia compliant VPS or pension fund. Okay, got it. So वो Al-Amin, AIRSF is Al-Amin, is our Islamic. ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कुछ टाइम के लिए मैं कंट्रीब्यूट करना बंद कर दूं VPS में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसको वही प्रॉफिट मिलता रहेगा जो मिलना है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन यू, एज आई सेड। तो एग्जांपल लेते हैं, आपने पहले महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, एंड सेकंड मंथ यू स्टॉप फॉर सम रीजन, और मैंने भी 1,000 रुपये फर्स्ट मंथ किए और सेकंड मंथ भी मैंने 1,000 किया। सो नाउ माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2,000, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,000, यू स्टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग। बट तीसरे महीने का मेरा और आपका रिटर्न परसेंटेज वुड स्टिल बी सेम, बिकॉज द रिटर्न्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर एक्चुअल अमाउंट्स इन्वेस्टेड एंड नॉट द फ्यूचर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, दैट्स द बेटर थिंग। वो उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो यू गेट इनटू हैबिट ऑफ सेविंग, जैसे मैं कह रहा था। दूसरा जो हमने पिछले एपिसोड में कंपाउंडिंग की बात की, कि दूसरा जितना आप जल्दी शुरू करती है ना उतना आपका होराइजन लॉन्ग टर्म हो जाता है और आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क उतनी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे व्हेन यू गेट क्लोज टू योर रिटायरमेंट आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाएगा, तो आपके पास एबिलिटी नहीं होगी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की, राइट? ठीक है। तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी आप स्टार्ट करें उसको। अच्छा, ठीक है। लेकिन ऑल्सो अनदर थिंग इज, मैं अभी चेक करी थी क्योंकि आपने कहा कि VPS फंड्स की भी मतलब वही टाइप्स हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम बात करें इस्लामिक VPS फंड पे और कन्वेंशनल की अगर हम बात करें, तो कन्वेंशनल फंड्स में और इस्लामिक VPS फंड में क्या फ़र्क होगा फिर? वही शरिया प्रिंसिपल्स का फ़र्क है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कन्वेंशनल VPS की या पेंशन फंड की बात करें, तो उसका जो मनी मार्केट सेगमेंट है वो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अल-अमीन रिटायरमेंट सेविंग, जो कि हमारा शरिया कंप्लाइंट पेंशन फंड है, उसका जो मनी मार्केट सेगमेंट होगा वो या सुकूक में करेगा या इस्लामिक डिपॉजिट्स। देयर आर लाइक प्रॉपर ऑप्शंस फॉर एनीबॉडी हु वांट टू इन्वेस्ट इन इस्लामिक फंड्स। अगर आप VPS में भी जाना चाह रहे हैं तो VPS में भी देयर आर इस्लामिक VPS फंड अवेलेबल। और हमारे जो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं दे आर मोर पॉपुलर, और इंक्रीमेंटली उनमें इन्फ्लोज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं, और जाहिर है एक अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की, और अब वो काफ़ी शरिया प्रिंसिपल्स लोगों को वैसे तो समझ आते थे, हो सकता है कुछ मिसकंसेप्शन हो लोगों के, वो ऐसे ऐसे क्लियर होते जा रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होता जा रहा है, शरिया रिपोर्ट्स हर साल आती हैं, ऑडिट्स होते हैं, तो वो अब ऐसे ऐसे ट्रस्ट और बढ़ता जा रहा है, और अब हमको एक अपटिक दिख रहा है बड़ा सीरियस इनटू शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स। और जैसे मैं आपको पिछले एपिसोड में कह रहा था कि शरिया बोर्ड होता है, शरिया एडवाइजर्स होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं ट्रांजैक्शंस,
हर नई ट्रांजैक्शन नीड्स एन अप्रूवल ऑफ शरिया एडवाइजर्स एंड देन साल में वो एक दफ़ा शरिया ऑडिट भी करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वो वाकई शरिया के उसूलों के मुताबिक हुई हैं कि नहीं हुई. There's an entire Sharia governance structure in place. And how can I like ensure that my investments are like riba free? Right. You know, because we have to also see that. And Al-Amin की मैं बात कर रही हूँ specifically. So उसमें होता ये Al-Amin में ही वो relevant है. तो Al-Amin में होता ये कि हर फंड के बाद ना साल में एक दफ़ा एक जो शरिया एडवाइजर्स हैं वो रिपोर्ट इशू करते हैं. एक फतवा उसके ऊपर होता है विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो वो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट होता है. इसमें शरिया एडवाइजर्स जो हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि ये उन्होंने ऑडिट किया है और वो शरिया प्रिंसिपल्स के हिसाब से सारी उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. बिकॉज डिस्क्लोजर्स हैं बहुत ज़्यादा. तो हमारी फॉर एग्जांपल हर महीने एक रिपोर्ट प्रिंट होती है विच इज़ कॉल्ड फंड मैनेजर्स रिपोर्ट. ओके. वो आप अपना फंड उसमें देखें, अल-अमीन शरिया स्टॉक है या अल-अमीन रिटायरमेंट सेविंग फंड है फॉर एग्जांपल. अब उसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई हुई है, किस इंस्ट्रूमेंट में हुई. आपको सुकुक्स दिख रहे होंगे, टीबल्स नहीं दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ से भी एक एश्योरेंस ले सकती हैं. और उसके बाद शरिया एडवाइजर का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट विथड्रॉल? अगर कभी इमीडिएटली मुझे विथड्रॉ करना होता है तो पेंशन में? हाँ. ओके. देखिए, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड में जो एक बुनियादी फ़र्क है वो फ़र्क ये कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करती हैं तो आपको कोई टैक्स ब्रेक नहीं मिल रहा, राइट. सो आप जब चाहें वो पैसे निकाल लेती हैं विदाउट एनी पेनल्टी. पेंशन फंड में रिटर्न्स तो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे किसी म्यूचुअल फंड में होते हैं, यानी कि डेली प्राइसिंग होगी तो आपका डेली का प्रॉफिट ऐड हो रहा है. आपका रिटर्न इस बात पे डिटर्मिन नहीं करेगा कि आपने पैसे कम डालें या ज़्यादा डालें, जैसे म्यूचुअल फंड में भी होता है कि 1000 रुपये वाले इन्वेस्टर को भी वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जो 10 करोड़ वाले को. तो वहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम. बिकॉज गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव दिया है कि जब आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगी तो आपकी सैलरी से या टैक्स जो डिडक्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा. तो कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है टिल रिटायरमेंट. बट अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो यू कैन विड्रॉ. ठीक है. वो जब आप विड्रॉ करेंगी तो आपको टेक्निकली जो टैक्स का फायदा आपने लिया है ऑन दी अजम्पशन दैट यू विल कीप इट फॉर रिटायरमेंट, वो वापस करना पड़ेगा. और उसको वापस करने का तरीका ये है कि आपके जो लास्ट 3 years का एवरेज टैक्स रेट होगा फ्रॉम योर सैलरी, इफ यू आर अ सैलरीड इंडिविजुअल, उस पे वो डिडक्शन हो जाएगी टैक्स की, टू कॉम्पनसेट फॉर द टैक्स बेनिफिट दैट यू हैव अवेल्ड on the assumption that you will continue to hold this till retirement. सही है. So there is no bar on you for withdrawal before retirement. आपको पैसों की जरूरत पड़ी, it's your money, you can. Okay. But then the law is कि आपने वो टैक्स का बेनिफिट वापस करना है. और वापस करने का तरीका डिफाइंड ये है कि लास्ट 3 years का जो भी आपका एवरेज रेट है 8% है टैक्स है, वो डिडक्ट हो जाएगा एंड देन बाकी पैसे आपको प्रॉफिट के साथ वापस मिल जाएंगे. Okay. And what if somebody is dead? ओके. तो जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि पेंशन फंड टिल रिटायरमेंट, राइट. लॉ में डिफाइंड ये है कि रिटायरमेंट 3 तरीकों से हो सकती है. एक है जिसको आप कहते हैं एज बेस्ड रिटायरमेंट. द लॉ इज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर अ रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 और 25 years फ्रॉम द डेट ऑफ योर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू पेंशन फंड, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट. अगर आप 25 साल की एज से शुरू करते हैं तो टेक्निकली आप 50 साल की एज में रिटायरमेंट ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एक एज बेस्ड है. या अगर आपने 40 पे शुरू किया तो 60 years की एज. एक खुदा ना करे किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिटायरमेंट. और या तीसरा ये है कि खुदा ना करे किसी की डेथ हो जाए तो वो भी कंसिडर की जाती है रिटायरमेंट. ठीक है. रिटायरमेंट पे चाहे वो एज बेस्ड हो या इवेंट बेस्ड हो, यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो या फिर डेथ हो किसी की. सही है. आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये महीना कंट्रीब्यूट किया था फॉर 10 years. सही है. okay? और आपने 12 लाख रुपए पेंशन फंड में डाले. अब अगर आपने सिर्फ ऑप्ट किया होता मनी मार्केट, ठीक है, तो उसकी जो कंबाइंड वैल्यू कंपाउंड होके प्रॉफिट्स के साथ होती वो होती है अबाउट 2.2 million. ओके. और उस वक्त फर्ज करें किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो जो 22 लाख रुपए है उसका 50% विच इज़ 11.5 लाख रुपए तकरीबन, या 11 लाख रुपए, वो लमसम उसकी जो फैमिली है, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको मिल जाएंगे टैक्स फ्री. ओके. जो रिमेनिंग 50% का बैलेंस रह गया 11 लाख रुपए का, उसकी उनको एक मंथली
पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी फॉर अप टू 10 years. इट कैन बी फॉर 15 years इफ यू डिसाइड. तो उनको एक मंथली इनकम आप समझें मिलना शुरू हो जाएगी. प्लस अगर इस पर्टिकुलर केस में आप देखें किसी की डेथ हुई और 22 लाख का बैलेंस था, तो हम एक फ्री तकाफुल भी प्रोवाइड करते हैं. अच्छा. विच इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू. देयर इज अ कैप ऑफ 5 million. ठीक है. तो इस केस में अगर आप देखें तो उनका बैलेंस था 22 लाख. तो उनकी फैमिली को 22 लाख रुपए का तो तकाफुल की मद में एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो 22 लाख रुपए होगा. सही है. जो उनका एक्चुअल बैलेंस था हमारे पास 2.2 million, जो कि 10,000 रुपया मंथ वो कर रहे थे और वो अक्यूमुलेट होके 22 लाख हुआ है, उसका 50% 11 लाख भी मिल जाएगा. सही है. तो उनको 22 लाख वो मिल गए तकाफुल के, 11 लाख रुपए उनको मिल गए 50% ऑफ हिज बैलेंस. ओके. और रिमेनिंग अब रह गया 11 लाख. ठीक वो है. फिर मंथली ओवर 10-15 years मिलना शुरू ओह होगा. ग्रेट, दैट्स ग्रेट. और अगर आप एक और एग्जांपल ले लें किसी ऐसे इंडिविजुअल की जो 10,000 रुपए महीना ही कंट्रीब्यूट करते थे, बट उन्होंने ऑप्ट किया था एक्विटी. ठीक है. पेंशन फंड के अंदर. और वो भी 10 साल करते रहे तो उन्होंने 12 लाख रुपए डाले थे. ठीक है. और उनकी डेथ हो गई 10 साल के बाद. तो इस अजम्पशन में एक्चुअल रिटर्न्स की बेसिस पे उनकी जो वैल्यू बनती है वो अबाउट बनती है 3.8 million, तकरीबन 38 लाख रुपए. ओके. सो और उनकी डेथ हो गई उस दिन जिस दिन उनका 3.8 million का बैलेंस. तो उनको एक फ्री तकाफुल उनकी फैमिली को मिल गया 3.8 million का. जो उनका अपना बैलेंस है 3.8 million, उसका जो आधा है 1.9 million, वो भी लमसम मिल गया उनकी फैमिली को टैक्स फ्री. और जो रिमेनिंग 19 लाख रुपए रह गए उससे फिर उनको मंथली जो है वो एक ड्रॉ डाउन मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि उनके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो एक रीजनेबल पीरियड तक के लिए प्रोटेक्ट होते हैं. ओके ओके ओके. एंड व्हाट अबाउट द मिथ्स? अगर हम बात करें लेट्स से रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो क्या है जो सही है, क्या है जो गलत है? देखिए कोई चीज़ ऐसी आप ये नहीं कह सकते कि जी रूल ऑफ थंब है. ठीक है. ये जैसे हम अपने म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जब हमने किया था तो हमने आपसे बात कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी वेरी इंडिविजुअलाइज्ड. ठीक है. सही गलत शायद नहीं हो, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप, क्योंकि ये पेंशन फंड है और ये लॉन्ग टर्म है, आइडियली आपको ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए इनटू हाई रिस्क और हाई रिटर्न पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे, जो कि स्टॉक वाला सेगमेंट है, शेयर्स वाला सेगमेंट है. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पेंशन फंड शुरू किया एट द एज ऑफ 58, ही हैज जस्ट 2 years टू रिटायरमेंट, सो जाहिर है उनकी टेंडेंसी होगी कि मुझे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आई विल कीप माई मनी इन द मनी मार्केट फंड. लेकिन कोई नया एम्प्लॉई है, फ्रेश ग्रेड है, 23, 24, 25 साल की एज पे काम शुरू कर रहा है, लॉन्ग वे टू गो, एटलीस्ट 25 years टू रिटायरमेंट, राइट? तो उसके लिए शायद सजेस्टेड ये है कि वो हायर इनटू इक्विटी होना चाहिए, बिकॉज इतना टाइम है कि वो वॉलेटिलिटी को हाई रिस्क में जाए. और ये नंबर्स में भी आपको दिख रहा है. अगर हमने लास्ट ईयर 10 years के जो नंबर्स किए, अगर आप लास्ट 10 years में हर महीने 10,000 रुपये डालते हैं इनटू मनी मार्केट पेंशन, तो 10 साल के बाद जो आपकी क्यूमुलेटिव वैल्यू होती प्रॉफिट मिला के वो अबाउट 2.2 million से थोड़ी ज्यादा होती. ओके. बट आप यही कंट्रीब्यूशन करती इनटू इक्विटी, तो आपकी वो वैल्यू 3.8 million हो जाती. अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल होता जो इन बिटवीन करना चाहता, यानी कि 50% डाल देता उस 10,000 का इनटू मनी मार्केट और 50% डाल देता इनटू इक्विटी, उसका बैलेंस होता 3 million. वाओ. बिकॉज इक्विटी में आपका चांस ऑफ ये प्रोबेबिलिटी कि आपका रिटर्न ज्यादा होगा, जाहिर है वो ज्यादा है. ओके. लेकिन वो ज्यादा रिस्की है. तो जितना टाइम आपके पास है, ये इसी तरह की बात है. देखिए जब लोग रियल एस्टेट लेते हैं ना, तो वो कोई माने या ना माने, इन मोस्ट केसेस वो लॉन्ग टर्म होता है, बच्चों के काम आएगा टाइप की कोई चीज़ उससे वैसे भी लिक्विडेट नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. और आपके जहन में भी काफ़ी क्लैरिटी होती है. ठीक है, कि अगर प्राइस गिर भी गई ना, तो बच्चों के काम, उसको ना आप बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी प्राइस जाके मार्केट में चेक नहीं करते हैं, बिकॉज इन योर माइंड यू आर क्लियर 8-10 साल, 8-10 साल, 20 साल, 25 साल घर बनाएंगे या बच्चों को गिफ्ट करेंगे, जो भी करेंगे. पेंशन फंड इज एग्जैक्टली. तो आप जितना लॉन्ग टर्म है, उतना आपकी एबिलिटी टू इग्नोर एंड अब्जॉर्ब दैट रिस्क वो ज़्यादा है. आपने मेरे अगले सवाल का वैसे ही जवाब दे दिया. मैं ये पूछने वाली थी कि क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्लोज टू रिटायरमेंट है, बिकॉज अर्ली एज में लोग नहीं कर रहे होते. बट यूर राइट, इक्विटी फंड इज द राइट आंसर, बिकॉज अगर आप हाई रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं अभी, देन गो फॉर इट. एब्सोल्युटली. लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की. लेकिन अगर एनीवन हु इज क्लोज टू रिटायरमेंट, से 58 पे पहुंचे हुए हैं, क्या उनको पेंशन फंड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द आंसर इज यस. आई टेल यू व्हाई. पेंशन फंड में जैसे मैंने कहा कि आपको एक इंसेंटिव मिलता है कि आपका सैलरी का टैक्स रिड्यूस हो जाता है बाय 20%. तो इफ यू आर 58, मोस्ट लाइकली आप सीनियर पोजीशन पे हैं, आप यू आर
getting a higher income and hence you are paying a higher tax. Right? All the more reasons for you to invest in pension fund now and get a tax benefit straight away, and you can opt for retirement when you reach 60. Okay, right? okay, You may okay. not be investing in equity pension, but you can always invest in equity money market. हाँ. But on top of it, जो आपको टैक्स का बेनिफिट है वो बहुत बड़ा Oh yes. benefit है, Oh right? yes. And a lot of people do not know that, by the That's way. right. So मैं आपको बताऊं इसका फॉर्मूला अगर दोबारा हमारी ऑडियंस के लिए हम करें तो आपकी जो इनकम है पूरे साल की और जो आप टैक्स पे करते हैं सैलरी का, अगर आप अपने सैलरी के टैक्स को डिवाइड करते हैं अपनी सैलरी इनकम से तो आपका टैक्स रेट आ जाता है. हाँ. किसी का 10% होगा, किसी का 35%. हाँ. ठीक है. जितना अमाउंट आप वीपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे, इससे आपने 1 लाख रुपए और आपका टैक्स रेट है 35%, तो इफेक्टिवली आपको जो टैक्स का फायदा है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट विच इज 100,000 हाँ. मल्टीप्लाई बाई योर टैक्स रेट Okay. विच इज 35%. Okay. तो 35,000 रुपए ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100,000 आपको स्ट्रेट अवे फायदा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस टैक्स. ये एक हिडन प्रॉफिट ही है ना, और क्या है. Lovely. कोई और इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी जहाँ आप लाख रुपए करें, आपका टैक्स रेट 35% है तो आपको 35,000 रुपए डे वन पे इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस टैक्सेस ऑन सैलरी. और आजकल देखिए टैक्स रेट्स चूंकि बढ़ गए हैं तो टॉक ऑफ द टाउन है, इन्फ्लेशन भी थी, तो लोग सोचते हैं कि हम किस तरीके से अपनी इनकम्स को मैक्सिमाइज करें. एंड वन वे ऑफ मैक्सिमाइजिंग योर इनकम इज टू रिड्यूस योर टैक्सेस दैट यू पे ऑन योर सैलरी. And this is done through pension fund investments. Wonderful. And tell me about the account opening, because let's say somebody is interested and they want to go for it. कितना टाइम लगता है, कितना सरदर्द है? ये बिल्कुल सरदर्द नहीं रहा. अब हम हो गए हैं डिजिटल. Okay. कन्वेंशनल पेपर बेस्ड मेथड तो मतलब मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं. Okay. आप हमारी अलमीन की ऐप डाउनलोड करें. हाँ. iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है. Okay. वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देंगे न्यू टू पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड. आप वहाँ क्लिक करें. बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल. ऐप विल आस्क यू टू स्कैन योर CNIC फ्रंट और बैक. ठीक है. वो अपलोड हो जाएगा. हाँ. वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, नादरा वेरिसेस हो जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा. एंड व्हाट अबाउट लाइक द ट्रांसफर, बिकॉज अभी जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट में करती हूँ तो मेरे पास ई-क्लियर की ऐप है और बिकॉज वो CTC से कनेक्टेड है, तो फिर वहाँ पे रास्ता आईडी मैंने बनाई हुई है अपने मीज़ान अकाउंट में, या फिर वो रास्ता आईडी से यहाँ पे ट्रांसफर होता है. तो इसमें ट्रांसफर का क्या सीन होगा? मल्टीपल तरीके. हाँ. रास आईडी इज वन ऑफ देम. ओके. आप अलमीन की ऐप पे जाएंगे, आप कहेंगे मैंने इन्वेस्ट करना है. ठीक है. वो आपसे पूछेगा कितने रुपए. हाँ. अभी हम पेंशन फंड की बात कर रहे हैं, ये इट होल्ड्स ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड्स एज वेल. आपने कहा जी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, इट विल गिव यू अ रास आईडी का एक जनरेट करके दे देगा विच इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम. उस फंड के लिए रेलेवेंट. आप अपनी बैंक की ऐप पे जाएं और रास आईडी डालें, पैसे ट्रांसफर करें एंड दैट्स डन. विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फ्रॉम द बैंक. ऑटो रिकन्सिलिएशन होगी. इन्वेस्ट करने के 5 मिनट के बाद आप जब ऐप पे देखेंगी तो आपको दिख रहा होगा आपकी अमाउंट इन प्रोग्रेस या पेंडिंग. So you have an assurance के UBL funds now already knows about this investment and which is being now processed. Okay. ठीक है. वो शाम तक या अगले दिन सुबह तक वो जैसे बैंक स्टेटमेंट से ऑटो वेरीफाई होगा, वो क्लियर होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है. ठीक है. And how cool is the app, by the way? It's very good. So my daughter has just turned 18. Okay. तो उनका एक अकाउंट था जो माइनर अकाउंट था, जिसमें गार्जियन में था. So she was not able to use the app, right? The moment she turned 18, the first few things that we did, उसका जब NIC बनाया तो हमने कहा जी open your own account. Because मुझे ना बड़ी इरिटेशन होती है इन चीज़ों से कि ऐप अगर अच्छी, और इवन अगर आप लेट्स से जेनजी को ही ले लें तो अगर ऐप अच्छी नहीं है, इंटरफेस अच्छा नहीं, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, they'll be off. हाँ. So उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट मोर इम्पोर्टेंटली साथ में उसमें हम आपसे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं. वरना एक पुट ऑफ होता है कि यू नीड टू प्रोवाइड. लंबा है कि जी वो ना आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास. जहाँ आपको लगा 5 चला जाता है फिर वो, और फिर वो आपके जहन से निकल जाएगा. राइट. सो इट्स वेरी क्विक. अकाउंट ओपनिंग इज वेरी वेरी क्विक. बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्लीज डू दैट. बिकॉज आई वाज एक्चुअली, मैंने बहुत टाइम से सोची हूँ म्यूचुअल फंड के लिए ना, तो मैं सोचती हूँ अभी बैंक जाना पड़ेगा, लंबी होगी, मैं बैंक जाने के लिए कभी एफर्ट ही नहीं कर रही होती. जी यू डोंट नीड टू. इवन अकाउंट ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑल ऑन योर ऐप. इट्स ऑल ऑटोमेटेड. अगर कभी आप, अब आजकल व्हाट्सएप लोग बहुत यूज़ करते हैं, कभी आपको ऑफ द कफ बैलेंस अपना देखना है, आप ऐप करेंगी तो ऐप के ऊपर सबसे पहले डैशबोर्ड पे आपको बैलेंस आ जाएगा. बट यू डोंट वांट टू लॉग इनटू द ऐप जस्ट इन केस.
तो व्हाट्सएप पे आपको एक दफ़ा हमारे पास रजिस्टर हो जाना है। अच्छा, उसके बाद that's जब भी great. आपको Very देखना है, good हमने option. हाई लिखा, उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए, आपने अपनी Very अकाउंट good. स्टेटमेंट जनरेट की। अच्छा, होता क्या है कि लोग ना अब व्हाट्सएप पे बहुत यूज टू होते जा रहे हैं हाँ. बात करने के। तो अब मैंने आपसे कहा कि जी आपने पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हाँ. वो मिलने के लिए आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट अपने पेरोल डिपार्टमेंट को देनी है कि जी मैंने पेंशन फंड में इन्वेस्ट हाँ. किया है, मेरा टैक्स कम काटिए। सही तो है. दे वुड नीड एन एविडेंस। सही है. अब हाई लिखे व्हाट्सएप पे, वो आपको ऑप्शंस देगा। वन ऑफ द ऑप्शन इज टू चेक बैलेंस, सही है. वन ऑफ द ऑप्शन इज टू जनरेट सही योर है. अकाउंट स्टेटमेंट, वहीं सही से है. जनरेट कीजिए और एंड व्हाट भेज अबाउट दीजिए। रिडीम करने की अगर मैं बात करूं रियल टाइम में, तो इज ऐप इज हेल्पफुल विद जी दैट? जी। सो रिडीम करना इज जस्ट गिविंग अस एन इंस्ट्रक्शन, राइट? हाँ. सो आप इन मोस्ट केसेस म्यूचुअल फंड्स में खास करके होता ये है कि आप इंस्ट्रक्शन हमें दे देंगी अभी ऐप के ऊपर, एंड दैट्स हाँ. विद अस। ओके. हर फंड का एक कट ऑफ टाइम होता है, ठीक है. राइट? सो अगर हमने, आपको याद हो पिछले एपिसोड में बात की थी मनी मार्केट हाँ. कैटेगरी, ठीक है, जो अलमीन इस्लामिक कैश फंड है, हाँ. जो हमारा इस्लामिक मनी मार्केट, हाँ, सही है. उसका सेम डे अगर आपको पैसे चाहिए तो उसका कट ऑफ टाइम है सुबह 9 बजे या 9:30 बजे। ठीक है. सही है. रमज़ान के अलावा 9:30 Okay. है। आपने 9:25 पे इंस्ट्रक्शन हमें दे दी, यूल गेट द मनी सेम डे अच्छा, ठीक इन है. योर बैंक अकाउंट। ओके, ठीक है. लेकिन एक और हमने फीचर क्रिएट किया है, वो बड़ा मुझे तो लगता है कूल है एक्चुअली। अच्छा. हाँ, वो ये है कि आपको रात को 10 बजे पैसों की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट? सो इफ यू आर इन्वेस्टेड इन आवर मनी मार्केट फंड, हाँ, you can actually withdraw up to 200,000 per day सही है. or 60% of your balance, whatever is lower. अच्छा, ठीक तो है. आप अज्यूम कर लें कि आपके 10 लाख रुपए हमारे पास, सही है. ओह, इंटरेस्टिंग. ठीक तो है. आपने कहा मुझे 2 लाख रुपए रिडीम कर दो या विड्रॉ हाँ, कर दो सही रात के है. 10 बजे ऑन अ फ्राइडे नाइट, वाओ. यू विल गेट द मनी विद इन अ मिनट ओके. in your bank, ओके. ओके. right? That's interesting. This is called a Fori Paisa हाँ. service, which is हाँ. an automated, you don't need to subscribe Okay, to that. okay. As long as your withdrawal is from our money market fund, हाँ. and as long as your request is up to 60% of your balance or 200,000, whichever is हाँ, lower, ठीक है. the system automatically Wow. processes Fori Paisa, हाँ. आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे मिल जाएंगे। वंडरफुल. लॉन्ग वीकेंड पे एक्चुअली टेंडेंसी ये होती है कि लोगों को पैसों की जरूरत होती है, ईद हॉलीडेज है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास एक साहब हैं जिनके 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो आप नेक्स्ट फ्राइडे पे आ जाएं, अगर लास्ट वर्किंग डे है रमज़ान का, अब फ्राइडे शाम को आपको 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने निकाल लिया। अब सैटरडे संडे इज़ अ बैंक हॉलीडे और अगले 3 दिन ईद की छुट्टियाँ हैं, आपको संडे को ज़रूरत पड़ेगी, आप संडे को भी 2 लाख रुपए निकाल ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग. हाँ. ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज आपको पैसों की ज़रूरत है, आप निकालते रहें। तो वो ये हम इसको आसान से आसान बनाते जा रहे हैं while managing the And risk. I mean, so a lot of people think about wealth building. This is just the last question. I have taken already a lot of time of yours. हमने 2 एपिसोड you. किए डॉक्टर मिस्टर जीशान के साथ में, और मज़े की बात ये है कि हमने VPS को भी बहुत डिटेल में कवर किया. सो यंगस्टर्स वो वाचिंग यू एंड आर थिंकिंग कि उन्हें वेल्थ बिल्डिंग पे काम करना है, तो उनके लिए लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस वो है जो मैं बीच में कह रहा था कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग्स। हमने एक टॉपिक पे बात की थी कि पाकिस्तान में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रियल एस्टेट टू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। ठीक है. आपको जो भी ठीक लगता है एसेट क्लास, ठीक है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग एज अर्ली इन योर करियर एज यू कैन। उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि वो जो कंपाउंडिंग होती है, 25 साल अगर किसी को है रिटायरमेंट में, तो 25 साल की कंपाउंडिंग होती है, राइट? सो नंबर 1, get into the habit of savings as early in your career as possible. Number 1, कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं है, कम या ज्यादा नहीं। Even if it's 5,000, that's perfectly all Very right, good advice. right? Yes. लोगों की टेंडेंसी होती है 5,000 तो रह गए, तो उसको क्या इन्वेस्ट करना है? नो, बिकॉज अगर 5,000 रह गए हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी इनकम 50,000 है। Lovely. I think this is the advice that a lot of my guests are giving already to young professionals, कि आप पहले सेव करें, बाद में खर्चा करें. Yeah. And I That's think the that thing. is something Yeah. that you have said today. Absolutely. So it was wonderful having you. It was wonderful listening and learning from you. Thank you for inviting I me. hope that people learned today from this episode and from the previous also. Hopefully, Thank you so inshallah. much for being with us. Thank you for inviting me. Thank you.